मिला है। देखना चाहता हूँ वो सच में जीनियस है या सिर्फ चालाक। रात को स्टॉल समेटते वक्त सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। उच्च स्तर के मास्टर इस मुकाबले में शामिल हो चुके हैं। मुख्य मिशन अपग्रेड, फूड गॉड की परीक्षा। लक्ष्य शेफ महेंद्र नाथ को सीधे मुकाबले में हराना। जीत का इनाम एस ग्रेड इंग्रेडिएंट स्पेस। हारने की सजा दोनों हाथों की क्षमता छिन जाएगी। तुम्हारे दिल में हल्का झटका लगा। सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तभी बंदगला पहने एक नौजवान तुम्हारे सामने आया। उसने दोनों हाथों से काला निमंत्रण तुम्हारी तरफ बढ़ाया। रोहन जी, मेरे गुरु महेंद्र नाथ आपको 3 दिन बाद मुकाबले के लिए बुला रहे हैं। ये सिर्फ जीत हार नहीं, इज्जत और जिंदगी का सवाल होगा। तुमने निमंत्रण लेते हुए शांत आवाज में कहा, अपने गुरु से कहना मैं किसी बेनाम इंसान पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन वो मेरे अगले कदम बनने लायक जरूर हैं। नौजवान का चेहरा बदल गया और वो तुरंत चला गया। 3 दिन पलक झपकते निकल गए। तुम्हारा और महेंद्र नाथ का मुकाबला पूरे इंटरनेट पर छा चुका था। क्लाउड पैलेस में देश भर के बड़े शेफ मौजूद थे। स्टेज के बीचों बीच महेंद्र नाथ खड़े थे। उन्होंने काले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जिस पर सुनहरा ड्रैगन बना था। कमर पर अलग अलग आकार के चाकू लगे हुए थे। तभी 2 सर्वर ट्रॉली लेकर आए। उनमें सिर्फ पानी के 2 बड़े कटोरे और 2 नरम टोफू रखे थे। महेंद्र नाथ ने टोफू की तरफ इशारा किया। भारतीय कुकिंग में चाकू की कला आत्मा होती है। स्वाद सिर्फ मांस है, लेकिन कटिंग उसकी हड्डी। आज स्वाद नहीं, सिर्फ कौशल का मुकाबला होगा। हम बनाएंगे धागा टोफू। ये नाम सुनते ही वहां बैठे सारे एक्सपर्ट्स ने गहरी सांस ली। धागा टोफू यानी ऐसी कला जिसमें नरम टोफू को बाल से भी पतले धागों में काटना होता है। वो टूटना नहीं चाहिए और पानी में डालने पर धुंध जैसा फैलना चाहिए। ये सिर्फ हाथ नहीं, दिमाग और दिल का भी टेस्ट था। महेंद्र नाथ ने 2 उंगलियां उठाई। 2 नियम है। पहला, 3 मिनट के अंदर खत्म करना होगा। दूसरा, आंखों पर पट्टी बांधकर। पूरा हॉल शोर से भर गया। ये कुकिंग है या मार्शल आर्ट? तभी सिस्टम बोला, अस्थाई मिशन शुरू, ब्लेड डांस। लक्ष्य महेंद्र नाथ से ज्यादा टोफू स्ट्रैंड काटना और मोटाई में फर्क 0.01 मिलीमीटर से कम रखना। सपोर्ट स्किल, माइंड आई एक्टिवेटेड। तुम अंदर ही अंदर मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो मुझे तुम्हारी 50 साल पुरानी खास शराब चाहिए। महेंद्र नाथ का चेहरा थोड़ा बदल गया। अगर तुम हारे तो तुम्हारे हाथ मेरे। तुमने सीधा जवाब दिया। मंजूर। अगले ही पल दोनों की आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई। रेफरी चिल्लाया, शुरू। महेंद्र नाथ का भारी चाकू ऊपर उठा और जोर से नीचे आया, लेकिन टोफू को छूते ही उसकी चाल बेहद हल्की हो गई। टक 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 टक। इतनी तेज आवाज आने लगी कि वो एक लाइन जैसी सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ तुम बस शांत खड़े थे, हाथ में अपनी पतली ब्लेड पकड़े हुए, जैसे सो गए हो। दर्शक बेचैन हो गए। ये कर क्या रहा है? डर गया क्या? 1 मिनट बीत गया। तभी लोगों ने अचानक देखा कि टोफू के ऊपर चांदी जैसी रोशनी की परत घूम रही है, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। बिना आवाज की कटिंग, ऐसा कंट्रोल जिसमें ब्लेड हवा की तरह चलती है। महेंद्र नाथ ने भी कुछ महसूस किया। उनके हाथ हल्के कांपे और माथे पर पसीना आ गया। उन्हें सामने वाले की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और वही डर उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। समय खत्म, रेफरी चिल्लाया। दोनों ने एक साथ चाकू नीचे रख दिए। आंखों की पट्टी हटाई गई। दोनों टोफू वैसे ही दिख रहे थे जैसे छुए भी ना गए हों। यही था धागा टोफू का सबसे ऊंचा स्तर। बाहर से पूरा, अंदर से अनगिनत कट। पहले महेंद्र नाथ की बारी आई। उनका टोफू पानी में डालते ही सफेद फूल की तरह फैल गया। हजारों बारीक धागे पानी में तैरने लगे। एक भी टूटा नहीं था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कमाल, ये तो आर्ट है। महेंद्र नाथ हल्का मुस्कुराए। अब तुम्हारी बारी। तुमने बिना कुछ बोले अपना टोफू पानी में फेंक दिया। अगले ही पल पूरा हॉल सांस रोककर देखने लगा। तुम्हारे टोफू के धागे महेंद्र नाथ से भी ज्यादा पतले थे। इतने पतले कि आंखों से देखना मुश्किल था। वो पानी में घुलते हुए धुंध जैसे फैल गए। पानी बस हल्का सफेद दिखने लगा। विक्रम तुरंत हंस पड़ा। ये क्या है? टोफू काटा नहीं, तोड़ दिया। लेकिन महेंद्र नाथ अचानक चीख पड़े, चुप रहो, लाइट लाओ। स्पॉटलाइट पानी पर पड़ी और सबकी आंखें फैल गईं। वो गंदा पानी नहीं था, उसमें लाखों बेहद पतले धागे तैर रहे थे, रेशम से भी 10 गुना पतले, और हर एक बिल्कुल एक जैसा। महेंद्र नाथ ने कांपती आवाज में पूछा, 1 इंच के टोफू में तुमने 108 कट लगाए? आम शेफ 1 इंच में 30 कट लगा पाते थे। महेंद्र नाथ खुद 60 तक पहुंचे थे। तुमने अपनी ब्लेड बंद की और शांत आवाज में कहा, मुकाबला अच्छा था, वो पुरानी शराब मेरे स्टॉल पर भिजवा देना। इतना कहकर तुम मुड़ गए। तभी पीछे से महेंद्र नाथ बोले, रुको, ये राउंड में हार गया, लेकिन चाकू सिर्फ शुरुआत है। असली मुकाबला स्वाद में होगा। कल रात यही जगह डिश होगी, 100 पक्षियों का राजा। तुमने पीछे देखे बिना हाथ हिलाया। मैं तैयार हूं। उसी रात टेस्ट पैलेस के अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज में महेंद्र नाथ एक खास कांच के कमरे के सामने खड़े थे। अंदर एक लाल सुनहरे पंखों वाला मुर्गा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो जिनसिंग व जड़ी बूटियां खा रहा था। विक्रम की आंखें फैल गईं। ये गोल्डन फीनिक्स चिकन? महेंद्र नाथ ने गर्व से कहा। 10 साल लगे इसे बनाने में। ये पहाड़ी पानी पीता है, जड़ी बूटियां खाता है और हर दिन संगीत सुनता है। इसके मीट में खुद खुशबू है और इसकी हड्डियां लाल जेड जैसी हैं। विक्रम खुशी से भर गया। गुरुजी, इस बार वो जरूर हार जाएगा। उसी वक्त शहर के बाहर एक गांव में एक बूढ़ा किसान तुम्हें हाथ हिलाकर कह रहा था, बेटा वापस जाओ। गांव की सारी मुर्गियां शहर वाले अमीर लोग खरीद कर ले गए। कहाँ, एक भी नहीं छोड़ना। तुमने शांत आवाज में कहा, बाबा बस देखने दो, अगर कोई खास हुआ तो 2 गुना पैसा दूंगा। बूढ़ा हंस पड़ा। मुर्गी में क्या खास होगा? क्या फीनिक्स बन जाएगी? बात करते करते तुम दोनों गांव के आखिर में बने टूटे हुए पुराने दड़बे तक पहुंच गए। तुमने खाली दड़बे पर नजर डाली और मुड़ने ही वाले थे कि अचानक सिस्टम की आवाज गूंज उठी। दुर्लभ आध्यात्मिक जीवन संकेत मिला। सिस्टम की आवाज सुनते ही तुम रुक गए।
अगले ही पल तुम्हारी नजर दड़बे के सबसे अंधेरे कोने पर पड़ी। सूखी घास के बीच एक बेहद दुबली गंदी सी काली मुर्गी सिकुड़कर बैठी थी। उसके पंख टूटे हुए थे और एक आंख भी आधी बंद थी। देखने में वो किसी भी वक्त मरने वाली लग रही थी। बूढ़ा किसान नफरत भरे चेहरे के साथ पास आया। अरे ये मनहूस अभी तक जिंदा है? ये मुर्गा पूरा पागल है, बचपन से ही खूंखार, कुत्तों से लड़ता है, नेवले से भिड़ जाता है। परसों शहर वाले मुर्गियां खरीदने आए थे, इसने उड़कर एक आदमी की आंख फोड़ दी। लोगों ने इसे लेने से मना कर दिया, ऊपर से इसकी लात से उसकी एक हड्डी भी टूट गई। मैं तो समझा था ये मर गया होगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में पहली बार अलग ही चमक उभरी। बाबा, ये मुर्गा मुझे चाहिए। घर लौटकर तुमने सिस्टम से माइक्रो बॉडी प्यूरिफाइंग सीरम एक्सचेंज किया, फिर उसे पानी में मिलाकर उस बूढ़े मुर्गे का शरीर साफ करना शुरू किया। जैसे जैसे गर्म दवा उसके शरीर में उतरती गई, मुर्गे ने आराम से आंखें बंद कर लीं। तुम्हारे हाथ की चांदी की सुइयां तेजी से उसके शरीर के अलग अलग पॉइंट्स में चुभने लगी। तुम उसकी सालों से जमी हुई नसों और खून के बहाव को खोल रहे थे, ताकि उसके अंदर छिपी जीवन शक्ति जाग सके। फिनिक्स को दोबारा जन्म लेने से पहले आग में जलना पड़ता है। कल मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि बिखरी हुई शक्ल के अंदर भी कैसी रूह छिपी हो सकती है। फाइनल मुकाबले ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। सिर्फ मीडिया ही नहीं, नेशनल टीवी चैनल भी लाइव प्रसारण करने पहुंच गए। जजों की सीट पर दुनिया के सबसे बड़े फूड क्रिटिक्स बैठे थे। होस्ट जोश में चिल्लाया, आज की थीम 100 पक्षियों का राजा। अब दोनों प्रतियोगी मंच पर आएंगे। बाईं तरफ से महेंद्रनाथ एक शानदार क्रिस्टल केज लेकर बाहर आए। पूरा हॉल दंग रह गया। हे भगवान, ये कैसी मुर्गी है? ये तो दंतकथाओं वाली रेड फ्लेम फिनिक्स है। सुना है इसका एक टुकड़ा खाने से उम्र बढ़ती है। सिर्फ उस सामग्री को देखकर ही लोग मान चुके थे कि आधी जीत उनकी हो गई। दूसरी तरफ तुम एक आंख वाले घायल बूढ़े मुर्गे को लेकर बाहर आए। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। विक्रम नीचे बैठा हंसते हंसते रोने लगा। हाँ हाँ हाँ, ये कहाँ से कबाड़ी वाला मुर्गा उठा लाया? ये तो भिखारी चिकन लग रहा है। लेकिन महेंद्रनाथ ने उस बदसूरत मुर्गे को गौर से देखा और उनकी भौं हल्की सिकुड़ गई। उनकी अनुभवी आंखें कह रही थीं कि इस मुर्गे में कुछ तो गड़बड़ है। मुकाबला शुरू हुआ। समय सीमा 2 घंटे। घंटा बजते ही महेंद्रनाथ हरकत में आ गए। उन्होंने रेड फ्लेम फिनिक्स को बेहद सफाई से तैयार किया। उसकी चमड़ी सफेद जेड पत्थर की तरह चमक रही थी। फिर उन्होंने कबूतर, बटेर, जंगली तीतर और कुल 9 तरह के पक्षी निकाले, लेकिन उन्होंने उन्हें पूरा नहीं पकाया। उनकी चाकू चलाने की कला देखकर लोग सांस रोककर देखने लगे। चमकती ब्लेड के बीच हर पक्षी की हड्डियां पूरी तरह अलग हो गईं, लेकिन मांस और चमड़ी बिल्कुल सही सलामत रहे। फिर उन्होंने हर पक्षी के मांस को अलग अलग मसालों के साथ पीसकर छोटे छोटे चिड़िया जैसे मीट बॉल बना दिए। उसके बाद एक विशाल तांबे की कढ़ाई चढ़ाई गई। उसमें 3 दिन और 3 रात तक उबाला गया स्टॉक खोल रहा था। बीच में रेड फ्लेम फिनिक्स रखा गया और उसके चारों तरफ 99 चिड़िया आकार के मीट बॉल सजाए गए। तेज आंच, फिर धीमी पकाई। धीरे धीरे एक अजीब जादुई खुशबू पूरे हॉल में फैलने लगी। उसमें जड़ी बूटियों की ताजगी भी थी और गहरे मांस का स्वाद भी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग फूलों से भरी घाटी में खड़े हों। फ्रेंच शेफ पियरे ने आंखें बंद कर ली। क्या खुशबू है! ये तो स्वर्ग जैसा है। मुझे पक्षियों का गाना सुनाई दे रहा है। इसी बीच महेंद्रनाथ की कड़ाही के ऊपर हल्की सुनहरी धुंध उठने लगी। उबलते मीटबॉल उस धुंध में ऐसे दिख रहे थे जैसे असली पक्षी उड़ रहे हों और बीच में खड़ी सुनहरी फिनिक्स के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हों। खुशबू और दृश्य का ऐसा असर था कि पूरा हॉल सम्मोहित हो चुका था। दूसरी तरफ तुम्हारी साइड का नजारा बिल्कुल अलग था। तुम मिट्टी से खेल रहे थे। तुमने एक बोरी खोली जिसमें पीली नदी की खास मिट्टी थी, जिसमें अजीब सी मिट्टी की गंध आ रही थी। और बूढ़े मुर्गे को तैयार करने का तुम्हारा तरीका और भी अजीब था। तुमने उसके पंख तक नहीं नोचे, सीधे पेट काटा, अंदर कुछ जंगली घास और मसाले भरे और पूरे मुर्गे को मिट्टी में लपेट दिया। लोग हैरान रह गए। ये तो भिखारी चिकन की रेसिपी लग रही है, लेकिन पंख तक नहीं निकाले, ये खाने लायक भी रहेगा? तुमने किसी की बात नहीं सुनी। तुमने उस बड़े मिट्टी के गोले को मेज पर रखा, फिर जेब से शराब की बोतल निकाली, एक घूंट मुंह में भरकर सीधे उस मिट्टी के गोले पर फेंका। अगले ही पल तुमने उंगलियां चटकाई। नीली आग की लपट तुम्हारी उंगलियों पर नाच उठी। अल्केमी फ्लेम एक्टिवेट। अंदर और बाहर दोनों तरफ से आग भड़क उठी। तापमान पल भर में 1000 डिग्री तक पहुंच गया। पूरा मिट्टी का गोला नीली आग में घिर गया, लेकिन तुम रुके नहीं। तुम्हारे हाथ आग के अंदर घूमते रहे। हर थपकी पर भारी धमाका गूंजता। मिट्टी का गोला घूमता, सख्त होता और लाल तपने लगा। लोग पागलों की तरह देखने लगे। ये कर क्या रहा है? खाना बना रहा है या लोहे गल रहा है? 1 घंटा 50 मिनट बीत चुके थे। सबसे पहले महेंद्रनाथ की डिश तैयार हुई। जैसे ही उन्होंने ढक्कन उठाया, सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। विशाल सफेद प्लेट के बीचों बीच रेड फ्लेम फिनिक्स सिर उठाए खड़ी थी। उसकी चमड़ी लाल और चमकदार थी। चारों तरफ 99 छोटे पक्षी जैसे मीटबॉल ऐसे लगे थे जैसे सितारे चांद को घेरे हों। खुशबू ने पूरे हॉल को पागल कर दिया। कृपया स्वाद लीजिए, महेंद्रनाथ आत्मविश्वास से बोले। पांचों जज तुरंत चॉपस्टिक उठाकर खाने लगे। बुजुर्ग फूड मास्टर आनंद जी ने एक छोटा पक्षी मीटबॉल मुंह में डाला। अगले ही पल उनका चेहरा जम गया। ये कबूतर का मांस है, अंदर बटेर का अंडा और ट्रफल। उनकी आवाज कांपने लगी। इतना मुलायम, मुंह में जाते ही घुल गया। पियरे ने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। ओह माय गॉड, ये तो ईस्टर्न मैजिक है। मैं इसे फुल मार्क्स देता हूँ। पूरे हॉल की नजर अब तुम पर टिक गई। लेकिन मुकाबले में सिर्फ 1 मिनट बचा था। तुम्हारे सामने सिर्फ जली हुई काली मिट्टी का एक बड़ा ढेला रखा था। लोग हंसने लगे। बस यही है? पत्थर बनाकर लाया है क्या? रोहन हार मान ले। लेकिन तुमने किसी की तरफ देखा तक नहीं। तुमने उस जले हुए मिट्टी के ढेले को धीरे से सफेद प्लेट पर रखा और शांत आवाज में कहा, कृपया स्वाद लीजिए। आनंद जी ने भौं सिकोड़ ली। ये खाने की चीज है? तुमने सिर उठाकर कहा, असली फिनिक्स पैदा ही चमकदार नहीं होता, वो आग में जलता है।
मिट्टी में तड़पता है, अपने सारे पंख और झूठी शान खो देता है, सिर्फ उस एक पल के लिए जब वो दोबारा जन्म लेता है। इतना कहकर तुमने चाकू के पिछले हिस्से से उस जले हुए मिट्टी के खोल पर जोर से वार किया। कड़क! एक तेज दरार उभरी। उसी दरार से अचानक चुभने वाली सफेद रोशनी बाहर निकली। फिर दूसरी दरार, तीसरी दरार, हर दरार से चमकती सफेद रोशनी फूटने लगी। पूरा हॉल आंखें ढकने पर मजबूर हो गया। ये क्या है? मेरी आंखें चौंधिया गईं। ये सच में खाना है? तुमने हल्की आवाज में कहा। शांत। फिर तुम्हारी पतली ब्लेड ने उस मिट्टी के खोल को हल्के से छुआ। अगले ही पल सारी तेज रोशनी नरम धुंधली चमक में बदल गई। अब सभी लोग साफ देख पा रहे थे। वो बदसूरत घायल बूढ़ा मुर्गा जिसके पंख झड़ चुके थे, जिसकी एक आंख खराब थी, अब उसकी चमड़ी हटने के बाद उसका शरीर लगभग पारदर्शी जेड जैसा सफेद दिखाई दे रहा था। फिर उसके शरीर से सफेद भाप उठने लगी। धीरे धीरे वो भाप हवा में एक उड़ते हुए पक्षी का आकार लेने लगी। पूरा हॉल कांप उठा। महेंद्रनाथ के हाथ से चॉपस्टिक गिर गई। ये तो क्यूई फॉर्मेशन है, 300 साल पुरानी खो चुकी तकनीक। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तुमने ये कैसे किया? तुमने जवाब नहीं दिया। तुमने सिर्फ चाकू से चिकन पर हल्का कट लगाया। अंदर का मांस गुलाबी फूल जैसा चमक रहा था और उसी पल ऐसी खुशबू फूटी जिसने महेंद्रनाथ की डिश की सारी खुशबू को निगल लिया। अब पूरे हॉल में सिर्फ एक ही एहसास बचा था, पुनर्जन्म। तुमने हल्की मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया। कृपया स्वाद लीजिए। पियरे सबसे पहले टूट पड़े। उन्होंने चिकन ब्रेस्ट का एक टुकड़ा फाड़कर मुंह में रखा। अगले ही सेकंड उनका पूरा शरीर कांप उठा। उन्हें लगा जैसे वो खुद एक मुर्गा बन गए। उन्होंने खुद को अंडे से निकलते देखा, ठंडी हवा में कांपते हुए, एक कीड़े के लिए लड़ते हुए, दूसरों से चोट खाते हुए, टूटी हड्डियों का दर्द, एक आंख खोने का अंधेरा और हर हाल में जिंदा रहने की जिद। दर्द, संघर्ष, लड़ाई, हार न मानना, सारी भावनाएं स्वाद बनकर उनकी जीभ पर फट पड़ी। वो जिंदगी का स्वाद था, जलती हुई आत्मा का स्वाद। पियरे अचानक फूट फूट कर रोने लगे। मैं इसके लायक नहीं हूँ। आनंद जी की आंखों से भी आंसू बह निकले। असली फिनिक्स वो नहीं जो राजाओं के महलों में पलता है। असली फिनिक्स वो है जो आग में जलकर दोबारा जिंदा होता है। पूरे हॉल में लोग स्तब्ध थे। जज रोते हुए चिकन खा रहे थे, कोई प्लेट चाट रहा था, कोई मिट्टी तक उठाकर चख रहा था। तभी महेंद्रनाथ ने आंखें बंद कर ली। स्कोर मत दो, स्कोर मत दो, जीत हार तय हो चुकी है। महेंद्रनाथ ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। मैं हार गया। मैं जीतने के चक्कर में खाने की आत्मा ही भूल गया। फिर उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा। युवक, तुम ही असली फूड गॉड हो। इतना कहकर वो मुड़े और अपने पीछे खड़े शिष्य की तरफ हाथ बढ़ाया। चाकू लाओ। शिष्य घबरा गया। गुरुजी, आप क्या करने वाले हैं? महेंद्रनाथ ने बिना जवाब दिए वो काला लोहे का भारी चाकू छीन लिया और अपनी बाईं कलाई पर दे मारने ही वाले थे कि तभी हवा चीरती हुई ठंडी चमक निकली। उनका चाकू दूर जाकर गिर पड़ा। तुमने शांत आवाज में कहा, आपका हाथ संभाल कर रखिए। काट दिया तो बाद में मेरे लिए पुराना सोया सॉस कौन बनाएगा? महेंद्रनाथ जड़ हो गए। तुम मुझसे नफरत नहीं करते? तुमने हल्का सिर हिलाया। मैं शेफ हूं, कसाई नहीं। शेफ के हाथ खाना बनाने के लिए होते हैं, कर्ज चुकाने के लिए नहीं। आपका कर्ज उस पुराने सोया सॉस से उतर गया। और तुमने बगल में कांपते हुए बैठे विक्रम की तरफ देखा। यह आदमी बहुत शोर करता है, आगे से इसे मेरी नजरों के सामने मत आने देना। महेंद्रनाथ ने गहरी सांस ली और तुम्हारे सामने झुक गए, जैसा फूड गॉड का आदेश। उसी रात तुम्हारा नाम पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। मुकाबले के 3 दिन बाद तुम सिस्टम द्वारा दिए गए रहस्यमयी रेस्टोरेंट की लोकेशन पर पहुंचे। वो कई दशक पुरानी टूटी फूटी यूरोपियन स्टाइल हवेली थी। तुमने भौं सिकोड़ ली। सिस्टम, ये इनाम है या सजा? ये जगह तो भूत बंगला लग रही है। सिस्टम की आवाज आई। होस्ट को सूचित किया जाता है कि यह स्थान शहर की ड्रैगन वेन पर स्थित है। लंबे समय से यहाँ किसी ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं किया, इसलिए ये जगह अशुभ ऊर्जा से भर चुकी है। अब होस्ट यहाँ अपनी विरासत शुरू करेगा। अगले ही पल नया मिशन खुल गया। मिशन, अपनी विरासत की शुरुआत। लक्ष्य, इमारत की सफाई और मरम्मत कर 1 महीने के भीतर आधिकारिक ओपनिंग करना। नोट, यहाँ के मूल निवासियों से सावधान रहें। तुम्हारे होंठ हल्के से फड़के। तुमने भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर से सीलन और धूल की बदबू का तेज झोंका आया, लेकिन अगले ही पल तुम्हारी नजर हॉल के बीच रखे ताबूत पर पड़ी। तुम हल्का हंसे। तो ये हैं यहाँ के मूल निवासी? तभी ऊपर से एक ठंडी औरत की आवाज आई। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? तुमने सिर उठाया। दूसरी मंजिल की रेलिंग पर लाल चाइना ड्रेस पहने एक औरत बैठी थी। उसकी सफेद टांगें हवा में झूल रही थीं। तुमने शांत आवाज में कहा, ये अब मेरी दुकान है। वो औरत खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारी दुकान? उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज गई। पिछले 20 साल में ऐसे कागज लेकर यहाँ 8 लोग आए थे। 3 पागल हो गए, 2 छत से कूद गए और बाकी 3 अभी भी उस ताबूत के अंदर पड़े हैं। उसने जीभ फेरते हुए तुम्हारी तरफ देखा। तुम नौवे हो और छोटे हीरो। तुम्हारा मांस काफी स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा तुमने हल्का सा नाक से सांस खींची और भौं सिकोड़ ली। तुम्हारे शरीर की खुशबू। लाल कपड़ों वाली औरत धीरे धीरे नीचे उतरी। उसका सफेद चेहरा लगभग तुम्हारी नाक से टकरा गया। वो मुस्कुराई। क्यों, डर गए? लाश की बदबू आ रही है क्या? मैंने सिर हिलाया और घिन वाले चेहरे से बोला, नहीं, ये तो घटिया अचार जैसी बदबू है। और तुम्हारी ये चाइना ड्रेस भी सिंथेटिक की है ना? स्टैटिक में कितनी धूल चिपक गई है। और वो ताबूत में जो लाश पड़ी है वो भी ज्यादा दिन से रखी हुई लगती है, फफूंदी आ गई है। क्या उसे सूखा मांस बनाना है? लाल कपड़े वाली औरत की मुस्कान वहीं जम गई। तुम मुझे देख सकते हो, सिर्फ देख ही नहीं सकता। इतना कहकर मैंने अचानक उसका पतला हाथ पकड़ लिया। मैडम, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुम मेरी दुकान खोलने में दिक्कत बनी। तभी मेरी हथेली से नीली अल्केमी फ्लेम भड़क उठी। औरत चीख मारते हुए 3 मीटर दूर उड़ गई। ये समधी की असली आग है। तुम कोई तांत्रिक हो? मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा। मैं शेफ हूँ। फिर मैंने ताबूत की तरफ इशारा किया। आज से ये जगह मेरी है। वो ताबूत बाहर निकालो
और लकड़ी की तरह काटकर जला दो और तुम दिखने में ठीक हो। प्लेट सर्व करना आता है? उसी वक्त राजधानी दिल्ली के एक भारी सिक्योरिटी वाले पुराने हवेली जैसे घर में नेहरू जैकेट पहने एक मध्यम उम्र का आदमी टैबलेट पर तुम्हारा फीनिक्स निर्वाण वाला वीडियो देख रहा था। उसने बिना नजर हटाए पूछा, पता चला? अंधेरे में खड़ा काले कपड़ों वाला आदमी धीमी आवाज में बोला, नाम आरव है, जियांगचेंग का रहने वाला। उसके पुरखे शायद शाही रसोई के हेड शेफ थे। आदमी ने टैबलेट नीचे रखा और उंगलियों से मेज पर हल्की थाप दी। तो वही गद्दार जिसने उस वक्त रॉयल कुकबुक का दूसरा हिस्सा लेकर राजधानी छोड़ी थी, वो धीरे से खड़ा हुआ। दिलचस्प, वो किताब 60 साल से गायब थी और अब एक सड़क किनारे स्टॉल वाले के पास मिल गई। अगर ची को आकार देना जैसी कला सामने आ चुकी है तो शायद वो मशहूर अमर भोज भी ज्यादा दूर नहीं। उसकी आंखों में लालच और हत्या की चमक कौंध गई। आदेश भेजो, डार्क क्यूजीन वर्ल्ड के उन पागलों को भेजो उसे टेस्ट करने। अगर उसके पास सच में वो किताब है तो किसी भी कीमत पर छीन लो। दूसरी तरफ मुझे अचानक छींक आ गई। कौन याद कर रहा है? मैंने नाक रगड़ी और सामने टेबल साफ करती लाल कपड़ों वाली भूतनी राधिका को देखा। बॉस, ये टेबल साफ हो गई, वो मुंह फुलाकर बोली। हम और वो ताबूत जल्दी बाहर फेंको, आज रात मुझे खाना बनाना है। मैं धूल से भरे किचन में दाखिल हुआ। इस बार सिर्फ खाना नहीं बनाना था, बल्कि ऐसी मिडनाइट कैंटीन बनानी थी जो जिंदा और मरे हुए दोनों दुनियाओं को जोड़े। 2 दिन बाद वो टूटी फूटी हवेली पूरी तरह बदल चुकी थी। बाहर काले लकड़ी के बोर्ड पर 3 बड़े अक्षरों में लिखा था, अमर भवन। रात के 11 बजे थे, लेकिन पूरी पुरानी गली लोगों से ठसाठस भरी हुई थी। कर्ण मोबाइल उठाए लाइव स्ट्रीम के कमेंट पढ़ रहा था और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। यही है फूड गॉड का नया रेस्टोरेंट। सुना है ये पूरे शहर का सबसे खतरनाक भूतिया घर है। पहले जो लोग अंदर गए थे वो डर के पागल हो गए। पीछे से किसी ने चिल्लाया, डर किस बात का, फूड गॉड अंदर है, यमराज भी आएंगे तो लाइन में लगकर खाना खाएंगे। तभी भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक अजीब खुशबू ने सबकी सांसें रोक ली। बस एक बार सूंघो तो ऐसा लगे जैसे आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो। अंदर से ठंडी आवाज आई, अंदर आइए। कर्ण ने घूंट भरा और 2 मिलियन लाइव दर्शकों की हिम्मत जुटाकर ऊंची दहलीज पार की। अंदर घुसते ही सब जड़ हो गए। हॉल के बीचों बीच वही ताबूत रखा था, बस अब उसे बार काउंटर बना दिया गया था। काले ताबूत पर खूबसूरत शराब के गिलास और महंगे इंग्रेडिएंट रखे थे। मैं ताबूत के पीछे खड़ा था, काले मॉडर्न हैंडफू कपड़ों में, हाथ में चमकता हुआ प्याला साफ कर रहा था। करण कांपती आवाज में बोला, आरव भाई, आपका इंटीरियर थोड़ा ज्यादा ही भूतिया है। मैंने बिना सिर उठाए कहा, खाना खाना खुद शरीर के मंदिर की पूजा है। जिंदगी और मौत एक ही मेज पर बैठती हैं। कर्ण अभी सीट ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसकी गर्दन के पीछे ठंडी हवा लगी। एक सफेद हाथ हवा में प्रकट हुआ और उसके सामने चाय का कप रख दिया। सर, आपकी चाय। कर्ण ने गर्दन घुमाई तो देखा लाल चाइना ड्रेस पहने बेहद खूबसूरत लड़की हवा में तैर रही थी। उसके पैर ही नहीं थे और चेहरे पर प्रोफेशनल स्माइल थी। भूत भूत! कर्ण ने ऐसी चीख मारी जैसे सुअर काट रहे हो। वो उछलकर लगभग टेबल पर चढ़ गया। बाहर खड़े ग्राहक भी डरकर भागने लगे। मैंने भौं चढ़ाई, राधिका, ग्राहकों को डराओ मत, नीचे उतरो। लाल कपड़ों वाली भूतनी ने मुंह बनाया और तुरंत जमीन पर आ गई। फिर आंखें घुमाकर बोली, छी, कितने डरपोक हैं। बॉस ने बोला है ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी है, हाईटेक समझते नहीं क्या? कर्ण ने डरते डरते सीना सहलाया। ओह, होलोग्राम। उसने राधिका को दोबारा गौर से देखा। वाह भाई, ये 3D टेक्नोलॉजी तो कमाल है, जान ही निकल गई थी। लेकिन वेट्रेस दीदी बहुत सुंदर हैं। लोगों का डर तुरंत एक्साइटमेंट में बदल गया। मैंने धीरे से ताबूत के ढक्कन पर हाथ मारा। आज रात यहाँ सिर्फ एक डिश मिलेगी, नाम है मोहिनी सूप। पूरा हॉल शोर से भर गया। क्या इसे पीकर याददाश्त चली जाएगी? बॉस, मजाक मत करो, वो तो मरे हुए लोग पीते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर काउंटर के नीचे से सिस्टम स्पेस का भूली नदी का झरना निकाला। उसके बाद काले रंग की स्पाइडर लिली की जड़ें पानी में डाली। पल भर में पानी कोयले जैसा काला हो गया। फिर मैंने सिस्टम से खरीदा हुआ आत्मा सांप का मांस निकाला और उसे बेहद पतले स्लाइस में काटा। मैंने धीरे से कहा, आत्मा मिलाओ। जैसे ही वो मांस काले सूप में गिरा, पूरा सूप धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और वो पतले मांस के टुकड़े लाल फूलों में बदल गए। अगले ही पल पूरी जगह एक ऐसी खुशबू से भर गई जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन, पांचों स्वाद एक साथ, लेकिन बिल्कुल संतुलित। राधिका ट्रे लेकर हर ग्राहक के सामने एक एक कटोरा रखती गई। हर इंसान को एक कटोरा, इसे पीकर सारी परेशानियां भूल जाओ, आज रात अच्छे सपने आएंगे। कर्ण कांपते हाथों से कटोरा उठाया। पहला घूंट लेते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी पल उसकी सारी टेंशन गायब हो गई। दिमाग पूरी तरह खाली। वो मांस मुंह में जाते ही पिघल गया और गर्माहट बनकर उसकी आत्मा के अंदर तक फैल गई। वाह, बहुत स्वादिष्ट। कर्ण पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। मुझे लग रहा है मैंने अपनी परदादी को देखा। सिर्फ वही नहीं, वहां मौजूद हर इंसान सूप पीने के बाद अजीब सी शांति में डूब गया। लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी हैरान रह गए। क्या हो रहा है? सब लोग एक साथ ट्रांस में चले गए क्या? इसमें सच में कुछ मिलाया है क्या? मुझे भी पीना है। मैं भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूलना चाहती हूँ। मैं ये सब देखकर हल्का मुस्कुराया। यही रेस्टोरेंट मैं बनाना चाहता था, सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं, बल्कि आत्मा को ठीक करने की जगह। तभी राधिका धीरे से मेरे पास तैरती हुई आई। बॉस, बाहर एक अजीब आदमी खड़ा है, ना लाइन में लग रहा है ना अंदर आ रहा है, बस पेड़ के नीचे खड़े होकर आपको घूर रहा है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं और मैंने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर काले कोट में एक आदमी अंधेरे में खड़ा था। जब आखिरी ग्राहक भी चला गया तब वो आदमी धीरे धीरे अंदर आया। मेरा नाम छाया है, मैं दिल्ली से आया हूँ। इतना कहकर उसने जेब से काले लोहे का एक बैज निकाला और ताबूत पर रख दिया। जैसे ही राधिका ने वो बैज देखा, उसकी हमेशा हंसती रहने वाली शक्ल डर से सफेद पड़ गई। वो भागकर मेरे पीछे छिप गई। बॉस, इस आदमी पर बहुत भारी अशुभ ऊर्जा है। ये उन लोगों में से है जो खास तौर पर भूतों को मारते हैं। मैंने राधिका के हाथ पर थपकी दी और वो बैज उठाया। उस पर लिखा था रॉयल किचन। मैं हंस पड़ा। मुगल चले गए, लेकिन तुम लोग अभी भी ये ड्रामा कर रहे हो। छाया ने बिना भाव बदले कहा, सल्तनत खत्म हो सकती है, नियम नहीं। देश की पाक कला की असली सत्ता आज भी दिल्ली में है।
तुम्हारे दादा आर्यन ने सालों पहले राजधानी से एक चीज चुराई थी। वो चीज उनकी नहीं थी। रॉयल कुकबुक हमें वापस दे दो या हमारे साथ चलो। मैंने तिरस्कार से हंसते हुए वो बैज पास पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया। मेरे दादा जो लेकर गए थे वो अब आर्यन परिवार की चीज है। अगर चाहिए तो अपने मालिक को खुद आने बोलो। छाया की आंखें तुरंत बदल गईं। अच्छा, इज्जत से बात समझ नहीं आई? अगले ही पल उसके हाथ में काला खंजर चमका और वो भूत की तरह मेरी तरफ झपटा। लेकिन सिस्टम से मजबूत हो चुका मैं उसके सामने बहुत आगे था। मेरी दाईं हथेली में नीली आग भड़क उठी और मैंने सीधा उसके खंजर को पकड़ लिया। जैसे ही खंजर मेरी हथेली से टकराया वो मोम की तरह पिघल गया। छाया की आंखें फैल गईं। वो पीछे हटने ही वाला था कि मैंने बाएं हाथ से उसका गला पकड़ लिया। वापस जाकर उस बूढ़े को बोल देना, उसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसके पास आऊंगा। अगर दिल्ली आसमान है तो मैं उस आसमान को फाड़ दूंगा। इतना कहकर मैंने हाथ छोड़ दिया। छाया कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर बिना कुछ बोले अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह अमर भवन के दरवाजे पर आज बंद है का बोर्ड लगा था। उसी वक्त दिल्ली जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन के बिजनेस क्लास में मैं खिड़की से बाहर भागते नजारों को देख रहा था। सामने वाली सीट पर राधिका लोहे की छड़ जैसी शक्ल में बैठी बतख की गर्दन चबा रही थी। वो मुंह भरकर बोली, बॉस क्या हम सच में दिल्ली जाकर लड़ाई करेंगे? सुना है वहाँ बहुत खतरनाक भूत और तांत्रिक हैं, बहुत रिस्क है। मैंने जेब से पुरानी पीली किताब निकाली। रॉयल कुकबुक अधूरा भाग। मैंने किताब पर हाथ फेरा। ये सिर्फ दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा दिल्ली के उस रहस्यमयी हवेली में छिपा है। फिर मेरे होंठों पर घमंडी मुस्कान उभरी। खतरा ही मजेदार होता है। जियांगचेंग का लेवल खत्म हो गया। अब वक्त आ गया है उन तथाकथित देवताओं से मिलने का।